आखिरकार पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शरीक इक़्तिदार का फार्मूला तय पा गया। हमने गुज़श्ता रोज़ भी प्रोग्राम के आगाज़ में ये बात की थी कि मुआहदे के करीब हैं, लेकिन एक इशू जो बरकरार है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में वजारतें नहीं लेगी। एटलीस्ट पहले मरहले में वो वजारतों में शामिल नहीं होगी। बाकी डिटेल्स हैं उसके ऊपर इत्तफाक़ राय हो सकता है। रात जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आधी रात के बाद, तो उसके बाद तमाम लोगों के चेहरे देख कर एक चीज़ वाज़ेह नज़र आती थी कि ये कोई खुशी की शादी नहीं है, मजबूरी की शादी है। और कितने दिन निभेगी इसके ऊपर भी सवालिया निशान बरकरार रहेगा। कोई एक चेहरा ऐसा नहीं था जो हुकूमत पाने की खुशी में बड़ा तमतमा रहा हो, बल्कि ये लगता था कि वो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक अमेरिकन फ्रेज़ इस्तेमाल किया और वो काफ़ी हद तक रेलेवेंट है। मौजूदा जो इनका शराकत इक़्तिदार का फार्मूला उन्होंने लिखा हुआ है अ शॉर्ट गन वेडिंग। तो ये शॉर्ट गन वेडिंग ही है, कितनी देर चलेगी शहबाज साहब की मालूम नहीं है। हो सकता है वो बहुत खुश हों कि उनको वज़ारत उज़्मा मिल गई है, लेकिन नवाज़ शरीफ क्या उनकी सियासत यही थी कि एक ऐसी माइनॉरिटी गवर्नमेंट को वो लीड करे, उनकी जमात जो कल को हर आने वाले दिन के साथ जब IMF की डील का काम शुरू होगा तो अनपॉपुलर होगी, महंगाई के दबाव में, टैक्सेस के दबाव में और गवर्नेंस के इशूज़ में और इत्तेहादियों को खुश करने में, जैसे 16 माह पहले PDM की हुकूमत हुई है। लेकिन बहुत से सियासी नाकदीन का ख्याल ये है कि शायद मरीम नवाज़ की एज़ चीफ मिनिस्टर लॉन्चिंग के लिए नवाज़ शरीफ साहब के लिए परफेक्ट टाइमिंग होती और ये इससे अच्छा माहौल उन्हें मिल नहीं सकता कि मरकज़ के अंदर उन्हीं की जमात जैसी भी हो हुकूमत के अंदर मौजूद हो, ताकि पंजाब के अंदर उनको परफॉर्म करने के लिए बेहतर स्पेस मिल जाए। वसाइल का भी इशू नहीं होगा, वफाक से सपोर्ट भी मिलती रहेगी, लीगल इशूज़ के ऊपर भी और फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर भी, और मरकज़ से PSDP फंडेड प्रोजेक्ट्स में भी पंजाब को हिस्सा मिलता रहेगा, जिसके अंदर शायद वो स्पेस क्रिएट हो जाए जिसमें मरीम साल 1.5 साल के अंदर पंजाब में जो PMLN ने स्पेस लूज़ की है 16 माह की PDM की गवर्नमेंट में, वो दोबारा हासिल करने में कामयाब हो जाए। ये बिग गिफ है, क्योंकि आमतौर पर ऐसी एजम्पशन तब कामयाब होती हैं, जैसे अगर आपको 88 और 90 का पॉलिटिकल फेज़ याद हो जब मरकज़ के अंदर मोहतरमा की हुकूमत थी और पंजाब के अंदर नवाज़ शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो नवाज़ शरीफ साहब उस वक्त तमाम मुश्किलात के बावजूद एक अपोजिशन वाला फेज़ थे पंजाब के अंदर जो मरकज़ की हुकूमत को कन्फ्रंट कर रहे थे। उसमें उन्होंने सियासी अपना सफ़र जो था उसका ऊपर की तरफ जाने का आगाज़ किया था। लेकिन क्या मरीम अपने चचा की मुखालफत में या उसको कन्फ्रंट करेंगे? नहीं करेंगे। उनको तो वफाक को डिफेंड करना और वफाक की सपोर्ट लेनी है। तो अजीबोगरीब एक मलगूबा बनेगा। आइंदा आने वाले दिन आएंगे, तय करेंगे कि रास्ता कैसे इनका कटता है, बेहतरी के साथ आगे चलता है सफ़र, तो फिर तो इनके लिए विन विन सिचुएशन होगी। लेकिन जैसे जैसे रोड ब्लॉक्स आएंगे, इनकी पॉपुलैरिटी वाले इशूज़ मौजूदा इलेक्शन में भी सामने आए थे पीपल्स पार्टी के और PMLN के, आगे जाकर ये मज़ीद गहरे होते जाएंगे। जैसे ही IMF का प्रोग्राम आपने 3 साल का फाइनलाइज़ किया और वो कंडीशनैलिटीज़ के ऊपर अमल दरामद शुरू किया, तो लोग जो तवक्को रखेंगे कि शायद उनकी ज़िंदगियों में आसानी आए और उन्हें पता चलेगा कि नहीं अभी यूटिलिटी टैरिफ्स ऊपर जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, टैक्सेस का बोझ आ रहा है, तो वहाँ से रिएक्शन आएगा। आज जो प्रोग्राम में शुरा है उनसे इंतमाम करेंगे हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से फैसल वाडा साहब सीनियर सियासतदान है, इसके अलावा साहिबजादा हामिद रज़ा साहब सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, वो भी हमारे साथ है। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। मोहसिन साहब, आपने एक शानदार काम किया, थोड़े लोगों ने उसमें बड़ेपन का मुजाहरा किया, आप भी उसमें शामिल हैं। ख्वाजा साद हैं, खुर्रम हैं, यहाँ से खोखर साहब हैं इस्लामाबाद से, जिन्होंने अपनी शिकस्त को माना, लेकिन कुछ ने साथ कहा कि PTI जीती है, जो जिसको जीता हुआ करार दिया गया वो दुरुस्त नहीं जीता। बाज़ हल्कों के अंदर, जैसे खोखर साहब का हल्का है, उसके अंदर ये डिस्प्यूट अभी पेंडिंग है, हल नहीं हुआ। आपकी हार सही थी, जेन्युइन थी? वहाँ ठप्पे शप्पे रौला वौला कुछ ऐसा तो नहीं था? मैं मुबारक उसको दी, ठीक है। मुझे पता है कि उसके बाद मेरा जो फ़ोरम है, अगर मुझे एतराज़ात हैं तो मेरा फ़ोरम ट्राइब्यूनल है या मेरा फ़ोरम इलेक्शन कमीशन था। मोबाइल फ़ोन की जो सर्विस बंद की गई उससे मुझे ज़ाती तौर पे मेरे इलेक्शन को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि जो प्रिजाइडिंग का स्टाफ था ज़्यादा, उन्होंने मेरे जितने भी वोटर सपोर्टर थे उनसे काफ़ी ज़्यादा एक रूड रवैया इख्तियार किया और वो पोलिंग एजेंट्स बन गए मेरे मुखालिफ कैंडिडेट के, PTI के जो थे, और उन्होंने वहाँ पे जाके मेरे पोलिंग एजेंट्स को काफ़ी परेशान किया। मैंने उसका मुबारक दे दी, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी मैंने सारे फॉर्म 45 इकट्ठे कर रहा हूँ। कई जगहों पे पता लगा कि बैलेट पेपर्स की जो बुक्स हैं वो भी गायब हैं। फिर उसके बाद मुझे मेरे RO ने कहा कि आपने ऑफिस में नहीं आना। मैं 3-3:30 बजे के करीब RO ऑफिस में गया और मैंने कहा कि जी मैं 5-5:30 बजे ऑफिस में आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जी किसी भी कैंडिडेट का दाखिला ममनू है। और ये हुआ कि 6-7 बजे मुझे जब ममनू कह दिया गया और ऑफिस में आने से मना किया गया, और मेरे मुखालिफ को ऑफिस में 300 बंदों के साथ उसके जितने भी हमायती थे उनको दाखिल कर लिया गया। इस तरह के मेरे काफ़ी एतराज़ात हैं,
वो जो मेरी आपके अपनी जगह पे इतराज़ात हैं ऐसे ही इतराज़ात पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के भी हैं। पीटीआई के भी मेरे इतराज़ात हैं, लेकिन इसका मतलब है आप भी समझते हैं कि रिग्ड इलेक्शन। मेरा जो सीईओ था, जो एजुकेशन का मुलाजिम रियाज कदीर भट्टी, जो मेरे हल्के में सीईओ आरओ था, वो पीटीआई के टेन्योर में पिछले में 2017 से लेकर 2019 तक सरगोदा में सीईओ एजुकेशन रहा है, और उसकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र भी इन्हीं लोगों ने करवाई थी। उसको सीईओ एजुकेशन लगवाने वाले भी जो मेरे मुखालिफ लोग थे, जो पैनल में एमएनए एमपी लगे हुए थे, बल्कि उसकी तो तस्वीरें उनके घरों में भी हैं कि उनके घर में आ रहा है जा रहा है। इस तरह के इतराज़ात तफज़ात मेरे भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और वो लेकिन मैं उनको जहाँ पे मेरा मुनासिब फोरम है मैं वहाँ पे उठाऊंगा, और मैं हेर से कि मबनी बातें नहीं कर रहा। जो भी मैंने बातें आप की ट्रिब्यूनल में गए तो नहीं है ना? मैं ट्राइब्यूनल में भी अपने फॉर्म 45 जितने अभी देखे ना, मेरे फॉर्म 45 50 के करीब मिसिंग है अभी वो तो आपका मेरे कसूर है, आपके पोलिंग एजेंट्स क्यों नहीं लेकर पोलिंग एजेंट्स जो हैं मेरे, उनको दिए नहीं गए। अब मैं उनके बयान हल्फी जो है, पीटीआई जो शिकायत कर रही है सही कर रही है। देखिए मेरे भी इतराज़ात है, ये मैं नहीं कह रहा कि ये पीटीआई की इसका मतलब है शिकायत सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी अगर मेरी शिकायत है तो मैं लेके जाऊंगा अपनी शिकायत फोरम पे। फैसल वाडा साहब, जो हुकूमत साजी का अमल है ये तो इनके हल्के की शिकायत थी, इन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। फैसल वाडा साहब आप ये बता दें मुझे कि ये जो हुकूमत साजी है ये आगे चलेगी कि नहीं चलेगी, क्योंकि जिस तरीका से इन्होंने इत्तेहाद बनाया है, वफाक के अंदर वजारतें नहीं ले रही पीपल्स पार्टी, सवालिया निशान नहीं रहेगा। माइनॉरिटी गवर्नमेंट 80 एमएनएस के साथ कितनी देर चलाएंगे? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए मलिक साहब, मैं तो एक्सक्यूज़ मी कई महीनों से आपको आपके प्रोग्राम्स में बाकी प्रोग्राम्स में भी कह रहा हूँ कि कोई मुआवजा होगा, कोई अल्लाह की मदद आ जाएगी तो कोलेशन लेके 1.5-2 साल 2.25 साल तक शायद खिंच जाए, शायद बहुत बड़ा शायद। लेकिन रात इतने बुझे हुए क्यों थे सारे ये? अच्छा, नंबर एक। नंबर दो ये कि देखें, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा पीपल्स पार्टी को कि उन्होंने सियासी तौर पे निचोड़ भी लिया, दबोच भी लिया, और एक सियासी पॉजिटिव वे में सियासी दरिंदे की तरह सब सियासी कपड़े छोड़ दिए, बाकी सब ले लिया। सो देव टेकन एवरीथिंग। सियासी कपड़े छोड़ के बाकी सब ले लिए। नहीं, आपने लफ्ज़ बड़ा सख्त जुमला उनके लिए इस्तेमाल किया। नहीं, मैं तो इसमें पॉलिटिकल एंगल से बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये कि देखिए अभी प्रोविंसेस में वो तो उनका पार्टी प्रोगेटिव है, जो मेरा एनालिसिस वो सूबे में चले जाएंगे। सूबे की उन्होंने डील बहुत अच्छी की है। जिन जगहों पे उनके लोग हैं वहाँ इनका एसपी होगा तो उनका डीसी होगा, उनका डीसी होगा तो इनका एसपी होगा। एक डेवलपमेंट परसेंटेज भी वो ले लेंगे इनसे। तो उन्होंने तो अपनी प्रोविजनिंग पंजाब में भी कर दी है। सो दैट्स वेरी स्मार्ट पॉलिटिक्स। आपको क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने कैंपेन भी अच्छी चलाई। ठीक है। पीटीआई का प्रॉब्लम ये था कि पीटीआई को समझाया था, अब तो वो जो सुन्नी काउंसिल है उस पार्टी के अंदर जम हो गई, तो हम सुन्नी काउंसिल ही कहेंगे। सुन्नी काउंसिल है ना नाम? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तहत उनको समझा के थक गए कि भाई आप सिस्टम के अंदर आके सिस्टम को ठीक करें। उन्होंने कहा नहीं हम तो प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो हम चांद की तरफ देख रहे हैं। मैंने पहले कहा था वो चांद पर बनाने जा रहे हैं, अपनी पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं और निज़ाम बना रहे हैं। तो अब चांद की तरफ उनको देखते हैं पीटीआई वालों को, इनको ज़मीन की तरफ देखते हैं। वैसे हक उनका था, 92 उनके या 93 उनकी सीटें थी, पहले आप उनको मौका देते। देखिए नदीम अली साहब, ये आपकी बात बिल्कुल बचा है। मैं तो बहुत दफ़ा पहले दिन से जब इनकी स्पीच आई कायद की, मैंने तो उनको कहा कि एहतराम के साथ कि अब मियाँ साहब घबराना नहीं है, मियाँ साहब कदम उठाएं, कोई आपके साथ नहीं है। ठीक है। तो उसके तहत अगर वो ये कह देते कि आप गवर्नमेंट बनाएं, मैं तो मोहसिन साहब को ऑफ द रिकॉर्ड अभी बैठ के कह रहा था कि आपको असूलन ये करना चाहिए था कि बाय लाज आपने कह रहा था कि हम आपको हर किस्म की सहूलत देते हैं। 10 सीटें आप कहते हैं, हम आपको 20 सीटें देते, चले करें। प्रॉब्लम है कि उनको आजमाते तो एक दफ़ा, ये कौम ने जिस तरह कंधे पे बिठाया, कौम गिराने में भी 3 महीने लगाती। लेकिन मौका उनको मिलना चाहिए था। ठीक है, बड़ी पार्टी वो थी। अब आपके नून लीग के नवाज शरीफ साहब कैबिनेट में आते हैं नहीं आते, उसमें असेंबली में, ये बड़ा सवाल है। अगर मैंने कल मोहसिन से पूछा तो मोहसिन भाई ने कहा कि आएंगे, तो मैंने कहा अगर वो आएंगे तो फिर तो उनकी तरफ लोग सवाल करेंगे, उनसे जवाब पूछेंगे, और फिर कायद के होते हुए तो शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी कोई नहीं होगी कि 16 महीने में। आपके ख्याल में वो अपनी सीट एज एमएनए रिटेन करेंगे कि छोड़ देंगे? देखिए असूलन तो ये तो मेरा इनसे सवाल है कि असूलन तो उनको असेंबली में आना चाहिए, आखिर मैंडेट है, वोट को इज्जत देकर नारा है, उनको लाए हैं, उनको वोट दिया है, उनको मजबूरन वहां तक पहुंचाया, तो अब उनको आगे बैठना चाहिए। बैठेंगे जी कौमी असम्बली में? ये सब देखिए ये तो नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे, और मैं अभी ये फैसला फाइनल नहीं है। देखिए मेरी ज़ाती राय ये है कि पाकिस्तान की कौम ने अगर इसमें जो मैंडेट हुआ, जो इलेक्शन वोट डाला नवाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? अगर पाकिस्तान के लिए बैठना पड़ा तो बैठ जाएंगे। ये मतलब ये इफ वाली बात है, वो एमएनए हाँ, है। अगर पाकिस्तान अगर कोई ऐसी सूरत हाल सर ज़्यादा हामिद रजा साहब, जरूरत सर आपकी तरफ आ रहा हूँ। आपकी जमात इस वक्त लीडिंग पार्टी है कौमी असम्बली में, इस वक्त तक क्या वो फॉर्म जमा हो गए? पहले थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन हो जाए नंबर्स के हवाले से। 92 एमएनएज एज इंडिपेंडेंट पीटीआई के सपोर्टेड थे, एक सीट आपकी अपनी है, तो इस वक्त टोटल स्ट्रेंथ कितनी है जिन्होंने फॉर्म कौमी असम्बली के अंदर जमा करवा दी हो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नदीम भाई। हमारे पास इस वक्त हमने 87 फॉर्म्स जो हैं वो जमा करवा दिए हैं इलेक्शन कमीशन के पास, नेशनल असम्बली के, और पंजाब असम्बली के हमने 107 जमा करवा दिए हैं। इसी तरीके से KPK के हमने 87 फॉर्म्स जो हैं वो सबमिट करवा दिए हैं, और सिंध असम्बली के हमने 9 फॉर्म्स जो हैं वो सबमिट करवा दिए हैं जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। तमाम कैंडिडेट्स के बयान हल्फी अलॉन्ग विद द एक्सेप्टेंस लेटर्स बाय SIC, और इंशाल्लाह अब से थोड़ी देर के बाद हम वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने के लिए जा रहे हैं जी, सबमिट करने जा रहे हैं। सर उसकी तो तारीख गुजर नहीं गई साहबजादा साहब? सर देखें, एक चीज़ ये थी कि जिस वक्त हमारा अलायंस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो हमने प्रायोरिटी लिस्ट जो है ख़वातीन की और अक़लियतों की जमा करवाई थी, और उस वक्त तक जो बैट का निशान था वो हमारे पास मौजूद था। तो टेक्निकली हमारी तरफ से कोई ऐसी मिस्टेक नहीं थी कि हमारी उस लिस्ट को कंसिडर ना किया जाता, लेकिन चूँकि बैट का निशान उस लिस्ट की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के बाद लीगल ग्राउंड्स के ऊपर उड़ाया गया है, तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं उसके अंदर से फॉल्ट हमारी साइड के ऊपर नहीं है। हमारी लिस्ट ऑलरेडी सबमिट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, लेकिन बैट का जो निशान था उसको उड़ाने के बाद ये सारी सिचुएशन डेवलप हुई है। तो हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हमें जो हमारी ख़वातीन की और जो अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हैं वो हासिल हो जाएंगी, और वी विल स्टैंड बिटवीन 122 टू 127 इंशाल्लाह। ये वो फहरिस्त है जो PTI ने जमा कराई है, आप कह रहे हैं PTI की जमा करवाई फहरिस्त है? ये अलाइड फोर्सेस की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मजलिस वहदत मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुश्तरका लिस्ट थी जो वहाँ पर जमा करवाई गई थी जी।